ओके, सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं विद द सीरीज जो कि हमने क्लास 11th एंटरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की थी। अभी तक हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिक मैथ्स के, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, हमारा स्ट्रेट लाइन हो चुका है, डिफरेंशिएशन हम लोग ने लास्ट लेक्चर में खत्म कर लिया था। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का कैलकुलस में। ठीक है, मतलब उसमें आप, अब आपको क्या करना होगा इसमें, बस आपको जो फॉर्मूलेज अभी हम बताएंगे उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान अभी मत होइएगा क्योंकि डिटेल में आपके मैथ्स में पूरी चीज आएगी। ठीक है, स्टिल यहाँ समझाएंगे हम आपको कि क्या होता है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये है हमारा, तो अब अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा सा आइडिया आप लोग ले लीजिए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, इंटीग्रेशन जो है, हम, क्या होता है जैसे कि अभी आप लोग को अगर कहा जाए कि 1+2+3 प्लस डॉट 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 +10, इसको ऐड करके हमें कुछ रिजल्ट देना है, तो ये क्या होगा, ये कुछ रिजल्ट आएगा, इसको हम कुछ एस कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कुछ फाइनाइट क्वांटिटीज थी और उन फाइनाइट क्वांटिटीज को फाइनाइट बार ऐड किया और हमें कुछ रिजल्ट आया। ठीक है, ये अब इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम कोशिश करते हैं इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज को ऐड करने की, dx प्लस dx प्लस dx प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स dx। ठीक है, फिर इसका कुछ रिजल्ट आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, हो क्या रहा है, आप एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी को, इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं दूसरी इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी के साथ, और ये कितनी संख्या में है, ये इनफाइनाइट संख्या में है, तो फिर हमारा एक फाइनाइट रिजल्ट आ सकता है। तो इस तरह के एडिशन को हम लोग कैसे करते हैं, कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस के हेल्प से करते हैं, और उसका सिंबल क्या होता है, सम का ही एक तरीके से इलोंगेटेड सिंबल होता है। मतलब अगर हम एस को इलोंगेटेड करके लिख दें तो दैट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन इन रियलिटी, मतलब यही है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है एक्स पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, जब भी कोई फंक्शन है एक्स पावर एन dx ऐसा है, तो इसका जो इंटीग्रल होता है दैट इज एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता है। अच्छा, इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, n जो है कैन नेवर बी इक्वल टू -1, n -1 नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये अभी आपको ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका आपको इंटीग्रल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सीधे एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 ये कर देंगे। जैसे यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं, हमको इंटीग्रल निकालना है किसका, x³ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x³ dx, ये क्या बन जाएगा, एक्स पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, अभी जिस तरह का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ना, इसे कहा जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमेशा याद रखिएगा कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सब डिटेल में आप लोगों को मैथ्स में पढ़ाया जाएगा जब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाया जाएगा, बट अभी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा आएगा, तो ये आप हमेशा एक सी लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इससे, x³ dx is coming out to be x पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
हम आते हैं नेक्स्ट इस पे। अब देखिए हमें हमसे क्या पूछा है, इंटीग्रल निकालना है 1/x² का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अब हम इसको कैसे करें? अब देखिए ये x⁻² जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो उसको हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x⁻−2 dx। ठीक है, x⁻−2 dx। अब ये फिर उस फॉर्म का आ गया x⁻n के फॉर्म का, तो बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x⁻−2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रल dx/x², ये क्या बन जाएगा, -1/x। -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो -1। जब x पर -1 आएगा तो वो, उसको डिनोमिनेटर में अगर हम x को ले जाए तो वो x⁻1 बन जाएगा। ठीक है, सो प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, इंटीग्रल के साथ जो है कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। जैसे नीचे यहाँ 1 लिखा हुआ है, ऊपर ये 3 लिखा है। तो अब इस तरह के इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेफिनिट इंटीग्रल। जहां पे आप इंटीग्रेशन में लिमिट्स भी लगा रहे हैं, लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स, इसे कहा जाता है लोअर लिमिट। जो नीचे लिखा जाता है उसे कहा जाता है लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा जाता है उसे कहा जाता है अपर लिमिट। ठीक है, ये बस अभी इतना ही याद रखिए, इतना ही जान के रखिए। बाकी क्या कहते हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो अगर अब हमें अगर इसका इंटीग्रल निकालना है तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1 से लेकर के 3 तक x dx, ये क्या बन जाएगा, x²/2। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3। अब यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल बन गया है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 x dx। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई ना, कि जो हमने लिख दिया, आई थिंक हमने डायरेक्टली लिख दिया इसको इधर, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, दैट वुड बी बेटर। x⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1। सब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हम तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें तो आती है चीजें काफी ज्यादा। ठीक है, बट अभी आप लोग एंटर कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको भी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, बहुत आप भी बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी x⁻2/2। तो ये 1 से लेकर के 3 तक जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से 3 x dx। इससे क्या आ जाएगा ये। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम ऐसे लिखते हैं, ये पहले जो ऊपर नंबर लिखा है उसको लिखेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जो नीचे नंबर लिखा है वो इसमें लिखेंगे। देखिए कैसे, 3² / 2 -1² / 2। ठीक है, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 1 2 3 x dx = 9 -1/2। क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1 2 3 x dx दिस विल बिकम 8/2। सो आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, x = 4। दिस विल बी इट्स आंसर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, अब हम आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाएंगे। इंटीग्रल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसको देखिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। जैसे अभी ये कोई एक हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम समझाएंगे फंक्शन के थ्रू। y = x² को पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया अंडर द, अगर y = x² बिटवीन x = 0 एंड x = 2। तो देखिए
अगर हमने कोई ग्राफ लिया है ऐसे, देखिए उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज वाई, दिस इज एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, पैराबोला जिसे कहा जाता है, ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है। अब यहाँ ये अगर ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, ग्राफ ऐसा होगा, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें एरिया अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, ये बोल रहा है। तो मान लीजिए ये 2 यहाँ पे है और ये 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 के बीच में। ठीक है। तो पूछा क्या है, ये रीजन पूछा है, दिस इज द रीजन दैट दे आर आस्किंग, ये वाला, ये रीजन, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, ये पूछा। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या चीज होती है इसको पहले समझ लीजिए। अब हम यहाँ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसी में आपको चीजें कुछ समझाएंगे भी। देखिए, अगर क्या कहते हैं, जैसे कोई हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, हमारे पास कोई ग्राफ है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ये हमारे पास कोई आर्बिट्ररी शेप ग्राफ है, ये ए है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, हमसे पूछा है ये जो ये रीजन जो है इस y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो है दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है उसके बीच का एरिया क्या होगा, ये पूछा है। देखिए इस तरह के सवाल कैसे करने होते हैं ये समझ लीजिए जरा। देखिए इसमें क्या है, अगर आप, अभी हम इस चीज को रब कर दे रहे हैं, ये एरिया कैसे निकालेंगे, इसको देखिएगा। अगर हम कोई बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लें, देख लीजिए मान लीजिए हम किसी एक्स दूरी पे, एक्स दूरी पे यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले गया, एक्स दूरी पे। ठीक है, हमने ये एक रेक्टेंगल बना लिया है। ठीक है, रेक्टेंगल सच दैट यहाँ पे जो वैल्यू है फंक्शन की, वही क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एक्स है, और इसकी विड्थ जो है दैट इज dx। ठीक है, इसकी विड्थ जो है dx है, इसका जो जस्ट नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज x प्लस dx। ठीक है, ये, अब ये जो रीजन है, अगर आपको इस रीजन का आपसे पूछ लिया जाए कि इस रीजन का एरिया क्या होगा, ये जो हमारा ग्रीन शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा, तो अगर हमें किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं उसके विड्थ से। यहाँ लेंथ कितनी है, लेंथ अगर देखेंगे तो दैट विल बी, अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम ये लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस ग्रीन शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये जो चीज आ गई, ये आ गई हमारी इस ग्रीन शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, अब इसी तरीके के बहुत ढेर सारे एरियाज जो हैं हम ले सकते हैं, इस तरह के बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हम इसी तरीके से ले सकते हैं। अभी हमने एक रीजन लिया, अब उसके बगल वाले से ले लिया। ये क्या होगा, अगर वो है तो इसका जो वो होगा हमारा, क्या कहते हैं, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका हम एरिया कह सकते हैं, जैसे कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये x प्लस डी एक्स वैल्यू है। Just one minute। ठीक है, ये हम कहते मान लें कि ये अब कोई x1 पे है, मतलब अभी x1 नाम दे दे रहे हैं मतलब अब यहाँ पे कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ है कि यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है ये, या अभी हाँ ठीक है, इसको x1 कह देते हैं, जो ये लेफ्ट हैंड है यहाँ पे x1 कह दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये जो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी एफ एक्स वन। ठीक है, एफ एक्स वन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स वन विल बिकम हाइट ऑफ दिस रेड शेडेड रेक्टेंगल, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल से। विड्थ क्या होगी,
फिर से डीएक्स ही हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स ले रहे हैं। तो अगर अभी इसको हम हटा दें यहाँ से, ये चीज देखिए थोड़ा डीक्लटरिंग कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इसकी विड्थ जो हम ले लेंगे, दैट विल अगेन बी डीएक्स। ठीक है, तो ये जो हाइट आई दैट इज एफ एक्स 1, इसको फिर से हम डीएक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर क्या आ जाएगा? अब क्या आ गया? अब ये जो रेड शेडेड रेक्टेंगल है छोटा सा, उसका एरिया आ गया। अब इस तरीके से अगर हम अलग अलग रेक्टेंगल, छोटे छोटे रेक्टेंगल लेते चले जाएं, आगे और पीछे जितने भी हैं, तो क्या ये ए से बी तक इस फंक्शन का एरिया अंडर द ग्राफ नहीं आ जाएगा? और यही जो चीज है, इसी चीज को अगर हम ऐड करते जाएंगे, ये जो चीज है, ठीक है, यही चीज, इसको जो ऐड करते चले जाएंगे, यही चीज कहलाता है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स 1 डी एक्स 1 एंड एफ एक्स 2 डी एक्स 2 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो यही चीज जो कहलाता है, इसी को हम लोग को अगर ऐड करना है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ छोटी छोटी क्वांटिटीज, एफ एक्स भले फाइनाइट क्वांटिटी है, लेकिन डीएक्स बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो बहुत इनफाइनाइटेबल इनफाइनाइटेबल क्वांटिटीज को हम लोग ऐड कर रहे हैं। और इस तरह की कितनी क्वांटिटीज है? इनफाइनाइट क्वांटिटीज है एक तरीके से। तो यहाँ पे अब इसको ऐड करने का तरीका हमने क्या पहले बताया था? कि इंटीग्रल कैलकुलस, दैट इज इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करना होगा। तो उसी लिए ये क्या बन जाता है फिर? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये क्या बन जाएगा फिर हमारा? ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। ये जो पूरा रीजन है, दैट विल बिकम इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। यही यही चीज जो होती है। और यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे? लिमिट ए से बी तक। तो ये जो चीज बन जाएगी, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये कहलाएगा एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम ए टू बी। तो अब हम यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारा जो है फंक्शन, ये हमने कर लिया। तो अब हमें अगर यहाँ पे निकालना है एरिया अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रल, जो हमारा एरिया हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एक्स, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 2 तक। अब वाई की वैल्यू हम रख देंगे, तो एरिया क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इससे एरिया क्या आ जाएगा हमारा? एरिया आ जाएगा, अब हमें पता है इसका इंटीग्रल क्या होता है, x⁻2+1 अपॉन 2+1। ये होता है एरिया, 0 से लेकर के 2 तक। तो इससे एरिया क्या आ जाएगा हमारा? एरिया विल कम आउट टू बी x⁻3/3 फ्रॉम 0 to 2। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा इसमें? एरिया ऑफ एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा? एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3। तो इससे क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? दैट विल कम आउट टू बी, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं अभी। तो एरिया ए विल कम आउट टू बी इक्वल टू 8/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, इस सवाल का। ठीक है, सो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ और इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब इंटीग्रेशन करना है हमें किसको? 1/x+sin x का। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है? देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी 1/x, अभी हमने किसका किसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिस्कस किया था? पॉलिनोमियल फंक्शन का डिस्कस करिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो, या फिर बस पावर में कोई चीज आ रही हो, x⁻n dx, उसका कर लिया था। उसमें हमने एक चीज कही थी कि x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर -1 भी आ रही है। देखिए, 1/x, x⁻−1 है, और दूसरा एक और नया फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, तो 1/x dx, ये क्या होता है? ये लिखा जाता है log x⁻e+c। और इसको ऐसे भी लिखते हैं ln x+c। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा आ जाता है, मतलब 1/x dx का इंटीग्रल। सिमिलरली साइन एक्स, एक दूसरा फंक्शन भी दिया हुआ है, साइन एक्स dx। अब देखिए, इसको कैसे याद रखना है? इसको ये याद रखना है कि जो कॉस एक्स का इंटीग्रल, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, जब भी देखिए,
कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बस उसका इन्वर्स कर दिया जाए तो वो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखते हैं, ये दो नए फॉर्मूले हो गए। तो अब यहाँ पे ये दोनों फंक्शन बस सिंपली एडेड है, तो हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें बस एक ये भी याद रखिए कि दो फंक्शन को अगर ऐड कर रहे हैं तो जो उनके इंडिविजुअल इंटीग्रल्स हैं वो सिंपली ऐड अप हो जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे अगर हमने, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये कुछ है हमारे पास, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, सो इंटीग्रल 1/x प्लस साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रल 1/x डी एक्स प्लस इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दिस विल बी एल एन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ दो इंटीग्रल आए हैं, तो यहाँ प्लस C1 और प्लस C2 करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली सी जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है, दैट विल बी सम ऑफ दिस दीज टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स, जो इन दोनों इंटीग्रल से आएंगे, तो हम उसको ओवरऑल सी लिख दे रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं इसी तरीके से। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे इसका इंटीग्रल निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, पहला वाला तो अभी हम निकाल देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा और तीसरा एक नए फॉर्मूले थे, तो उसको मैं बताते हैं वो कैसे करना है। इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डीएक्स जो होता है वो क्या होता है, सिंपली ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा एक और फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रल किसका बोला है, कॉस एक्स का। ठीक है, तो इंटीग्रल कॉस एक्स डीएक्स, ये क्या बन जाएगा। अब देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस। बस यही दो फॉर्मूले आपको और पता होने चाहिए थे। तो अब हम इसको करते हैं क्वेश्चन। तो ये जो इसका इंटीग्रल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 1/√x dx प्लस इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स dx प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स dx। ठीक है, ये आ गया। ये क्या बन जाएगा इससे, इंटीग्रल, अब ये क्या बन जाएगा, एक्स पावर माइनस हाफ dx प्लस, ये तो अभी हमने बता दिया है ई टू द पावर एक्स है, और ये क्या है, कॉस एक्स का क्या आ गया है, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी हम बस सी कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये इंटीग्रल एक्स पर ये क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये एक तरीके से पावर आ रहा है और -1 नहीं है, तो इसको क्या हम करेंगे, दिस विल बी -½ +1 अपॉन -½ +1। ठीक है, प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 में, तो ये 2√x आ जाएगा प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी डैश कर देते हैं इसको। क्योंकि सी डैश क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका कुछ और इंटीग्रल क्या कहते हैं, कुछ और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड हुआ होगा सी में, यहाँ पे भी सी डैश कर देते हैं। तो उससे वो कोई, क्या कहते हैं, आप उसको एक नया नाम दे सकते हैं, सी डैश। हाँ, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसको सी डैश बोलिए चाहे सी बोलिए, तो इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस। जो नया इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आ रहा है उसी को हम सी कह देते हैं। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप उसको सी ही मान करके चलिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसको। ठीक है,
बस हमारा कहने का क्या मतलब है, देखिए, इन सब से जब इंटीग्रेट करेंगे, हम क्या समझाना चाह रहे थे, हम क्या यहाँ पे चीजों को अवॉइड किए। देखिए, अगर जब आप यहाँ पे इंटीग्रेट किए, तो यहाँ इसके कारण एक इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आया होगा C1, इसके कारण एक और इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आया होगा C2। इन दोनों को कंबाइन करके हमने और इसके, अब जब इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर यहाँ पे क्या आया होगा, ये जो C बना होगा, ये किससे बना होगा, C1 प्लस C2 प्लस इसके कारण जो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आया होगा C3। ठीक है, तो इन सब से मिलके बना होगा। ठीक है, उन उसको हमने नाम दे दिया C। ठीक है, तो बस उसको नाम दे दिया C, कोई इशू नहीं। ठीक है, और C1 प्लस C2 प्लस C3 को हमने C कह दिया, कोई मतलब बस ये बताने का मतलब है, इसको कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है सच। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज, अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ हमारे पास कुछ ऐसी चीज आ गई है जो कि अभी तक हमने चीजों को देखा नहीं है और डील नहीं किया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2x+5 आ रहा है, सिंपल फंक्शन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है कि जो, जब हमें तो देखिए इंटीग्रल dx/x का पता है, ln x सीधे सीधे कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ रहा है, सम 2x+5 या समथिंग ऐसे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होगा कि हम जो ये चीजें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए, हम क्या कर देंगे, z को लिख देंगे 2x+5। अब dz/dx क्या बन जाएगा, dz/dx बन जाएगा 2, यानी dz बन जाएगा 2 dx। ठीक है, ये बन जाएगा। और सिंपली बोला जाए तो dx बन जाएगा हमारा dz/2। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब यही जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, इसको देखिए क्या बन गया, ये जो नया इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये बन गया हमारा, dx की जगह क्या आ रहा है, dz/2, वो लिख देंगे हम। और 2x+5 की जगह क्या आ जाएगा, z। ठीक है, अब एक चीज और है, यहाँ पे देखना है कि जब x की वैल्यू, यहाँ पे एक चीज और लिखना, देखना हमने छोड़ दिया पहले। व्हेन x is 0, z क्या होगा, 5। व्हेन x is 3, z क्या होगा, जब x हमारा 3 हो जा रहा है तो 2 3 6 + 5 11। तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी बेसिकली। डेफिनेट इंटीग्रल में ये चीज भी करनी होती है कि अगर क्या कहते हैं, आप वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, एक्स की जगह कोई जेड वेरिएबल रख रहे हैं, तो जो लिमिट्स होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, वो कैसे चेंज होगी, जैसे हमने यहाँ पे किया, जब एक्स 0 है तो जेड किसके बराबर है, 5 के बराबर। कैसे, क्योंकि 2 × 0 + 5 दैट इज 5 दे देगा। सिमिलरली जब एक्स 3 के बराबर है तो जेड किसके बराबर होगा, 2 × 3 6 + 5 दैट इज 11 दे देगा। तो ये चीज याद रखना है। तो इससे क्या आ गया, ये हमारा, ये आ गया हमारा ऐसे, तो हाफ बाहर आ गया। अब इंटीग्रल 5 से लेकर के 11 dz/z बन गया। और इससे क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 ln z, कहां से कहां तक, 5 से लेकर के 11 तक। तो ये क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, ये हमारा बन जाएगा 1/2 ln 11 -ln 5। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, ln 11/5 होल डिवाइडेड बाय, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। तो देखिए, इसमें इस तरह के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें हमेशा ये एक चीज, एक ध्यान दीजिए, इसमें क्या आ रहा है कि इंटीग्रल तो वही बन रहा है जो देखिए जिस फॉर्म का है। जैसे यहाँ पे नीचे जो आ रहा था, एक्स का सिर्फ सिंगल पावर आ रहा था डिनोमिनेटर में, तो ln x का फंक्शन तो बन रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या चीज आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है चीज, जो x का कोफिशिएंट है वो आ जा रहा है। तो आगे जो है इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, आगे देखिएगा हम लोग इसको जनरलाइज भी करेंगे।
तो जैसे ये एक्स पावर एन का जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या बन जाता है, जैसे अगर हम इसको लीनियर एक्सटेंशन फॉर्मूला ही करने की कोशिश करें, तो मान लीजिए जैसे ये क्या बन गया, ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स, अगर ये हो गया तो हम ये क्या बन जाएगा, ये इसको हम एक बार एक क्वेश्चन करके दिखा देते तो आपको और ज्यादा अच्छे से रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह की चीजें हैं कि एक्स प्लस बी पावर एन हमें करना पड़ गया, तो हमें क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। तो इंटीग्रल एक्स प्लस बी पावर एन डीएक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, फिर वही करेंगे z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और dz बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, a, यानी dx क्या बन जाएगा, dz बाय a। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देखिए अब इंटीग्रल क्या बन रहा है, अब हम एक्स प्लस बी की जगह z रख देंगे तो z पावर n, और dx की जगह क्या रख देंगे, dz बाय a। तो dz बाय a, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, 1/a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल z पावर n dz। अब ये क्या बन गया, ये हमारा बन जाएगा 1/a बाहर, z पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, अब z के फॉर्म में तो हम रखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इसको, जो z की वैल्यू क्या थी x प्लस बी, तो उस फॉर्म में रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1/a इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n प्लस वन, ठीक है, इंटू n प्लस वन। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या रहा है, जो x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज क्या रही है, जो x का कोफिशिएंट है वो आ जा रहा है। तो अब इस चीज को हम जनरलाइज अगर कर दें, तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया हमारा ए एक्स प्लस बी होल पावर n प्लस वन। अच्छा हाँ, एक चीज सॉरी, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखा है, वरना आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस सी भी इधर रख दिया जाए, वरना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन प्लस सी। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन एन ए एक्स प्लस बी, इसी को हम लोग जनरलाइज कर देंगे तो एन एन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, अब ये इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, सॉरी इसको सी एक्स प्लस जी ना लिख करके ए एक्स प्लस बी लिख देना है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो एक ही फॉर्म में रही चीजें। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन फाइनल आएगा वो क्या आएगा, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसको इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क टास्क मान करके चलिए, इसको अटेम्प्ट करिएगा, और जब आंसर आए तो हमें बताइएगा भी। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करिएगा एक बार, और आंसर आए, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग होमवर्क क्वेश्चन मान करके चलिए, इसको अटेम्प्ट करिएगा, और जो आंसर आए वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आंसर आया। ठीक है, सो इसके साथ हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है खत्म। ठीक है, विल कम अप विद नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके।